रामनगर से गुजरते हुए वहाँ के तहसीलदार को मैंने अपने लिए 2 जवान कटड़े खरीद कर उन्हें मोहन भेजने के लिए कहा था, जहाँ मेरे आदमी उन्हें संभाल लेंगे। मैंने गांव वालों को बताया कि मेरा इरादा उनमें से एक कोस वृक्ष के पास बांधने का था, जहाँ 3 दिन हुए एक स्त्री को मार दिया गया था, और दूसरा चकनाक ले जाने वाली सड़क पर। और उन्होंने कहा था कि इससे अच्छी जगह सोची ही नहीं जा सकती, परंतु मिलकर वे आपस में विचार करेंगे और यदि उनके पास कोई दूसरा सुझाव हुआ तो सवेरे आकर बताएंगे। रात होने जा रही थी और जाने से पूर्व प्रधान ने आसपास के सभी गांवों में सवेरे मेरे आने के कारण की खबर भिजवाने का वादा किया था। उन पर इस बात के लिए जोर भी दिया था कि यदि उनके क्षेत्र में शेर किसी को मारे या किसी पर आक्रमण करे तो बिना समय गवाए वे तुरंत मुझे उसकी जानकारी देंगे। कमरे की फफूंदियाई गंध काफी कम हो गई थी, हालांकि यह अब भी महसूस की जा सकती थी। तथापि मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया तथा नहाने और रात का भोजन कर लेने के बाद दरवाजे के साथ 2 पत्थर अड़ाकर रख दिए। उन्हें बंद रखने का कोई अन्य उपाय नहीं था, और दिन भर की मेहनत के बाद मेरी हड्डी हड्डी थक चुकी थी, इसलिए बिस्तरे पर लेटते ही सो गया। मुझे नींद हल्की ही आती है और 2 या 3 घंटे बाद जंगल में फिर रहे किसी जानवर की आवाज सुनकर मैं जाग गया। वह ठीक पिछले दरवाजे पर ही आ गया था। राइफल और टॉर्च लेकर मैंने पत्थर अपने पैर से एक तरफ हटाए, और जो ही मैंने दरवाजा खोला एक जानवर को मैंने वहां से दूर भाग जाते सुना। जो आवाज कर रहा था उससे लगता था कि वह शेर होगा, परंतु वह कोई तेंदुआ या सही भी हो सकता था। तथापि जंगल इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया था कि वह क्या था। कमरे में लौट पत्थर को एक बार फिर ठीक जगह लगाया तो मुझे लगा कि मेरा गला खराब हो गया है, जिसका कारण मैंने यह लगाया कि मोहन तक तेजी से चलकर जाने के बाद मैं हवा में बैठा था। परंतु जब मेरा नौकर दरवाजा धकेल कर खोलने के बाद सवेरे जल्दी वाली चाय लेकर आया तो मैंने पाया कि मुझ पर कंठशोथकोप यानी लैरिंजाइटिस का आक्रमण हुआ है। संभवतः इसका कारण यह था कि मैं लंबे समय तक अप्रयुक्त पड़ रहे मकान में सोया था, जिसकी छत चमगादड़ों से भरी हुई थी। मेरे नौकर ने बताया कि वे यह रोग लगने से बच गए, परंतु ईंधन रखने वाले कोठरी के सभी 6 गढ़वाली इसी शिकायत से ग्रस्त हैं, जो मुझे हो रही है। मेरे दवाई भंडार में आयोडीन की 2 औंस वाली एक शीशी और कुनैन की कुछ गोलियां ही थी, और बंदूक के खोल में तलाश करने पर मैंने परमैग्नेट का छोटा कागज वाला पैकेट निकाला, जो पिछली बार मेरी बहन ने मेरे लिए दिया था। यह पैकेट बंदूक के तेल से भीगा हुआ था, परंतु इसके क्रिस्टल अब भी विलेय थे, और मैंने काफी सारे क्रिस्टलों की मात्रा गर्म पानी के टिन में डाली और उसमें थोड़ी सी आयोडीन भी मिला दी। परिणामी कुल्ला काफी शक्तिवान रहा और उससे मेरे दांत काले तो पड़ गए, परंतु मेरे गले को उससे काफी आराम मिला। जल्दी नाश्ता करने के बाद मैंने 4 आदमियों को दोनों कटेले लाने के लिए मोहन भेजा और स्वयं उस जमीन का मुआयना करने चला गया जहां वह स्त्री मारी गई थी। जो अनुदेश मुझे रात दिए गए थे उनसे मुझे वह जगह ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई जहां शेर ने आक्रमण करके उस स्त्री को मार डाला था, जब वह अपनी काटी हुई घास का गट्ठर बांध रही थी। घास, रस्सी जिसे वह काम ला रही थी, वैसे ही वहां पड़े थे
जैसे उन्हें छोड़ा गया था। उसी तरह घास के वे 2 गट्ठर भी, जिन्हें उसकी साथी ने छोड़ा था जब वे डरकर गांव में दौड़ गई थी। लोगों ने मुझे बताया था कि उस स्त्री की लाश नहीं मिली, परंतु इस तथ्य से कि रस्सी के 3 अच्छे लंबे टुकड़े और मृत स्त्री की दराती जंगल में पड़ी थी, मेरा यह ख्याल है कि उसको ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। वह स्त्री एक छोटे से भूस्खलन के ऊपरी सिरे पर मारी गई थी और शेर उसे उस फिसलान से नीचे की ओर झाड़ झाकड़ के घने टुकड़े में लेकर गया था। यहाँ शेर ने कुछ देर रुककर संभवतः अन्य 2 स्त्रियों को दृष्टि से ओझल हो जाने का समय देने के लिए फिर उस धार को पार किया था जो उस मकान से दिखाई पड़ती थी। फिर उसके बाद अपने शिकार को लिए वह पहाड़ से सीधे नीचे 1 मील या उससे भी ज्यादा चलकर घने वृक्षों के क्षुद्र जंगल में चला गया। उसके जाने का रास्ता 4 दिन पुराना पड़ गया था, इसलिए उसका अनुसरण कर आगे जाकर कुछ भी नहीं मिलना था। सुबह वापस उस मकान में लौट आया। धार पर वापस चढ़ना बहुत ही तीखी ढाल वाला था और जब मैं लगभग दोपहर के वापस मकान पर पहुंचा तो देखा कि बरामदे में भिन्न भिन्न रूप और आकार के बर्तन भांडे सजाए हुए रखे हैं और सभी में दूध भरा हुआ है। एक दिन पहले के अकाल के विपरीत आज प्रचुरता थी। वास्तव में इतना काफी दूध था कि उससे मैं स्नान भी कर सकता था। मेरे नौकरों ने बताया कि उन्होंने इसका विरोध किया, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। हर आदमी ने अपना दूध का बर्तन बरामदे में रखते हुए कहा कि वह इस बात का ध्यान रखेगा कि अब मुझे जमा हुआ दूध जब तक मैं उनके बीच यहाँ रहूं उपयोग न करना पड़े। मैंने अपने लोगों को कटड़े लेकर रात होने से पूर्व मोहन से लौटकर आ जाने की प्रत्याशा की थी, इसलिए दोपहर का भोजन करने के बाद मैं चकनाकली की तरफ जाने वाली सड़क पर नजर डालने के लिए निकल पड़ा। उस मकान से आगे पहाड़ी धीरे धीरे ढाल में ऊंची होती होती लगभग 5000 फुट तक पहुंच गई थी और शक्ल में वह लगभग तिकोनी थी। आधा मील तक खेती किए जा रहे क्षेत्र में से होकर यह सड़क एकदम बाएं मुड़ गई थी और एक बड़ी तीखी चट्टानी पहाड़ी को पार कर फिर उसी धार पर आ गई थी और तब दाहिनी ओर मुड़कर पर्वतीय धार के साथ साथ नीचे की ओर तीखे ढाल से उतर गई थी। इसका तीखा ढाल किसी किसी जगह अत्यधिक तीखा मोड़ डालकर सरल कर दिया गया था। पूरा अपराह्न मेरे पास था और मैंने लगभग 3 मील तक बड़ी सावधानी से इस सड़क का निरीक्षण किया। जब कोई शेर किसी सड़क को नियम पूर्वक उपयोग में लाता है तो वह उस सड़क के पासरों में खुरचने के चिन्ह लगाकर अपने मार्ग के निशान उस पर छोड़ जाता है। खुरचने के ये चिन्ह उसी प्रयोजन के लिए लगाए जाते हैं जिसके लिए पालतू बिल्ली और बिड़ाल वंश के सभी अन्य सदस्य ऐसे चिन्ह बनाते हैं और शिकारियों के लिए ये बड़ी भारी दिलचस्पी के होते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें निम्नलिखित बहुत उपयोगी जानकारी मिल जाती है। नंबर 1, जिस जानवर ने यह चिन्ह बनाए हैं वह नर है या मादा। 2, वह दिशा जिस तरह वह जा रहा था। नंबर 3, उसके वहां होकर जाने के बाद कितना समय हो चुका है। 4, उसके मुख्यालय की दिशा और उसकी अनुमानित दूरी। 5, मारे गए शिकार की प्रकृति। और नंबर 6, अंततः कि उस जानवर ने अभी अभी नरमांस खाया है या नहीं। आसानी से मिल जाने वाली इस जानकारी का मूल्य उस शिकारी के लिए कितना ज़्यादा है जो किसी अजनबी भूमि पर नरभक्षी का शिकार करने में लगा हुआ है, सरलता से समझा जा सकता है। शेर जिन सड़कों पर चलते हैं उनके पगचिन्ह भी पड़े रह जाते हैं और इन पगचिन्हों से भी बहुत सारी उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरणार्थ वह दिशा और गति,
जिधर वह जानवर चल रहा था, उसका लिंग और उम्र, उसके चारों पांव सही सलामत है या नहीं, और यदि सही सलामत नहीं है तो उसका कौन सा बाजू या पैर दोषपूर्ण है। जिस सड़क पर मैं था वह लंबे समय तक उपयोग न की जाने से उस पर छोटी छोटी घास उगाई थी, इसलिए एक दो गीली जगह छोड़कर यह ऐसा अच्छा माध्यम नहीं रह गई थी जिस पर शेर के पग चिन्ह बने हुए हो सकते थे। एक ऐसी गीली जगह जहां सड़क पर्वतीय धार से बाहर निकल आई थी, उससे ठीक नीचे कुछ गजों के अंदर ही रुके हुए जल वाला एक गर्त था, जिसमें सांभर नियम पूर्वक आकर पानी पीते थे। उस किनारे के चारों तरफ, जहां सड़क खेतों को छोड़कर बाईं तरफ मुड़ गई थी, मुझे जमीन खुरची जाने के कई चिन्ह मिले, जिनमें सबसे ताजा चिन्ह 3 दिन पहले का था। खुरचने के इन चिन्हों से 200 गज की दूरी तक सड़क की 1/3 चौड़ाई ऊपर लटक रही चट्टान के नीचे से होकर जाती थी। यह चट्टान 10 फुट ऊंची थी और उसके शिखर पर 2 या 3 गज चौड़ा समतल जमीन का टुकड़ा था, जो सड़क से तभी दिखाई पड़ता था जब चट्टान पर गांव वाली तरफ से पहुंचा जाता था। पर्वतीय धार पर मुझे खुरचने के और चिन्ह मिले, परंतु अत्यधिक तीखे मोड़ से पूर्व मुझे पग चिन्ह बिल्कुल नहीं मिले। यहां मोड़ काटते समय शेर ने अपना रास्ता छोड़ दिया था और वह कुछ मुलायम मिट्टी पर कूदकर नीचे गया था। ये गमन मार्ग 1 दिन पहले के थे। थोड़े विवाद भी हो गए थे, फिर भी यह देखा जा सकता था कि ये किसी बड़े बुढ़े नर शेर के पैरों से बने हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे इलाकों में चल रहा होता है जिसमें नरभक्षी भी क्रियाशील है, तो उसकी प्रकृति आवश्यक बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि उसके चलने की रेखा में आने वाली प्रत्येक रुकावट, चाहे वह वृक्ष हो, झाड़ी हो, चट्टान हो अथवा भूमि का ही कोई गैर बराबरी हो, उसमें मृत्यु भी छिपी हुई मिल सकती है। तो उनकी तरफ सावधानी से बढ़ना होता है। और उसके साथ साथ उसी समय यदि हवा न चल रही हो, उस शाम हवा नहीं चल रही थी, तो सावधानी से निरंतर पीछे और अपनी दोनों तरफ भी देखभाल करते रहकर चलना होता है। इसके अलावा दिलचस्पी से देखने के लिए और भी बहुत कुछ रहता है, क्योंकि वह मई का महीना था, जब इतनी ऊंचाई 4000 से 5000 फुट पर ऑर्किड अपने सर्वोत्तम काल में होते हैं, और मैंने कहीं इससे ज्यादा किस्में, इससे बढ़कर पुष्प संपत्ति नहीं देखी जितनी इस पहाड़ के वनों में उस समय दिखाई पड़ रही थी। सुंदर सफेद बटरफ्लाई ऑर्किड सबसे अधिक प्रचुरता में खिला हुआ था, और किसी भी आकार का क्यों न हो, हर दूसरे वृक्ष ने उनसे अपना श्रृंगार किया हुआ था। यही मैंने पहले पहल वह पक्षी देखा जिसकी बाद में बंबई प्रकृति इतिहास परिषद के श्री पेटर ने मेरे लिए औपा कर पहचान करके बताया कि वह माउंटेन क्रैग मार्टिन है। इस पक्षी का रंग पूरे का पूरा राखिया होता है, परंतु वृक्ष पर हल्का सा गुलाबी रंग मिलता है, और आकार में यह रोजी पेस्टर से कुछ छोटी होती है। इन पक्षियों के बच्चे उनके साथ थे, और जब बच्चे एक ब्यांत में 4-4 किसी ऊंचे वृक्ष की चोटी पर किसी सूखी टहनी पर पंक्ति बनाकर बैठे रहते, जन की जनक पक्षी कीड़े पकड़ने के लिए बहुधा 200 या 300 गज की दूरी तक झपट्टे मारते रहते। जिस गति से ये उड़ते थे वह अचरज में डालने वाली थी, और मुझे पक्का यकीन है कि उत्तर भारत में कोई भी ऐसा पक्षी नहीं है जिनमें शीतकाल में बाहर से मेहमान बनकर आने वाले हमारे बड़े तिब्बती स्वॉलो भी असम्मिलित नहीं हैं, जिनमें यह मार्टिन चक्कर न कटा सकती हो। इन पक्षियों में एक विशेषता यह है कि इनकी दृष्टि आश्चर्यजनक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मुड़ और वापस आए 2100 गज तक एकदम सीधे उड़ते चले जाते हैं,
जिस रफ्तार से वे उस समय उड़ रहे होते हैं, उससे यह संभव नहीं लगता कि इन लंबी उड़ानों पर वे कीड़ों का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रत्येक उड़ान के पश्चात ये पक्षी सर्वदा कोई छोटी सी वस्तु बच्चों के खुले मुंह में आकर घुसा देते थे। मेरा विश्वास है कि वे कीड़ों को इतनी दूरी से देख पाने में समर्थ थे जितनी दूरी तक सबसे शक्तिशाली छेद दूरबीन लगाकर मानव की आंख भी न देख पाती होगी। गर्दन बचाने का उपाय करते, शेर के मार्ग की टोह लगाते, प्रवृत्ति का सामान्यतः आनंद उठाते और जंगल की सभी आवाज़ों को सुनते हुए मोहन की दिशा में पहाड़ी पास से 1 मील नीचे कोई सांभर जंगलवासियों को शेर की उपस्थिति की चेतावनी दे रहा था, और एक काकड़ व एक लंगूर चकनाकली जाने वाली सड़क पर दूसरे जंगलवासियों को तेंदुए के होने की चेतावनी दे रहे थे। समय जल्द ही निकल गया और जब सूरज डूब ही रहा था तो मैंने अपने को सड़क के ऊपर लटक रही चट्टान पर पाया। जब मैं चट्टान की तरफ बढ़ा तो मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि जितनी भूमि पर मैं चला फिरा उसमें सबसे खतरनाक जगह यही हो सकती है। चट्टान के ऊपर घास से ढकी भूमि की टुकड़े पर सोते हुए शेर को सड़क से होकर ऊपर जाते या नीचे आते व्यक्ति को इसके नीचे आने या इसके पास से होकर गुजरने की प्रतीक्षा भर करनी होगी, और वह व्यक्ति उसकी दया होने पर ही जीवित बच पाएगा। सचमुच यह बहुत ही खतरनाक जगह थी और ऐसी कि इसे याद रखना आवश्यक था। जब मैं वापस उस मकान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दोनों कटड़े आ गए हैं, परंतु देर इतनी अधिक हो गई थी कि उस शाम उनसे कुछ किया नहीं जा सकता था। मेरे आदमियों ने दिन भर उस मकान में आग जलाकर रखी थी, जिसकी हवा अब मधुर और स्वच्छ हो गई थी। फिर भी मैं उस बंद कमरे में दोबारा सोने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। अतः सोने जाने से पूर्व मैंने उनसे 2 कटीली झाड़ियां कटवाई और उनकी पच्चर बनवाकर उसे दरवाजे पर मजबूती से लगवा दिया। इस रात पिछले दरवाजे पर जंगल में कोई हलचल नहीं हुई, और गहरी नींद सोने के बाद जब अगले दिन मैं जागा तो मेरा गला पहले से काफी अच्छा हो चुका था। सवेरे का अधिकांश समय मैंने गांव के लोगों से बातचीत करने और नरभक्षी के बारे में जो कहानियां सुनाने के लिए उनके पास थी, और शेर को मारने के जो प्रयत्न किए गए थे उन्हें सुनने में व्यतीत किया, और दोपहर का खाना खाने के बाद एक कटड़ा उस छोटी पर्वतीय धार पर पदवा दिया जिसे शेर ने उस स्त्री को उठाकर ले जाते हुए पार किया था, और दूसरा उस अत्यधिक तीखे मोड़ पर जहां मैंने उसके पग चिन्ह देखे थे। अगले सवेरे मैंने दोनों कटड़ों को उस भारी घास चारे का अधिकांश भाग खा लेने के बाद जो मैंने उनके लिए रखवा दिया था आराम से सोते हुए पाया। दोनों जानवरों की गर्दन में मैंने घंटियां बंधवा रखी थी, और इन घंटियों की कोई आवाज न आने पर जब मैं उनके पास पहुंचा तो प्रत्येक कटड़े से मुझे 2-2 निराशाएं मिली, क्योंकि जैसा मैंने कहा था दोनों को सोते पाया। उस शाम मैंने दूसरे कटड़े की जगह बदल दी और अत्यधिक तीखे मोड़ वाली जगह से हटाकर उसे उस जगह बदवाया जहां रुके हुए जलगर्त के पास सड़क बाहर निकलकर पर्वतीय धार पर आती थी। शेर का शिकार खेलने में जो रीतियां साधारणतः उपयोग में लाई जाती हैं उन्हें संक्षेप में इस तरह बताया जा सकता है: शिकार पर बैठना और हाका करना, तथा इन दोनों तरीकों में चारे के लिए कटड़े उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें बैठने या हाका कराने के लिए सबसे सुविधाजनक क्षेत्र का चुनाव करना और काफ़ी सांस जल जाने के बाद उस चारे को रस्सियों से बांध देना। जिन्हें चारा बनाया गया कटड़ा तो नहीं, पर शेर तोड़ सकता है, और शेर द्वारा मारे गए किसी आदमी या पशु पर बैठने के लिए वृक्ष पर बांधे गए मचान अथवा
हाका कराने के लिए चारे को जंगल में ले जाया जाता है, जिसमें मारा गया पशु ले जाया गया है। वर्तमान स्थिति में इन दोनों रीतियों में से किसी को भी अपनाना संभव नहीं था। मेरा गला यद्यपि पहले से काफी अच्छा हो गया था, फिर भी उसमें खराश थी और मेरे लिए खांसे बिना ज्यादा देर तक बैठे रह पाना संभव नहीं था। और घने जंगलों से भरे और टूटी फूटी जमीन वाले क्षेत्र में हाका कराना, यदि इसके लिए हजार एक आदमियों को इकट्ठा कर भी लिया जा सकता, नाउम्मीदी भरा था। इसलिए मैंने शेर का पीछा करने का फैसला किया और इसके लिए मैंने अपने 2 कटड़ों के लिए सावधानी से जगह चुनी और चारा 1 इंची सन की रस्सियों से मजबूत वृक्ष से बंधवाया और पूरे 24 घंटे के लिए उन्हें जंगल में छोड़कर आ गया। अब बारी बारी से रोज सवेरे और फिर शाम को भी, जब गोली चलाकर शिकार खेलने लायक काफी उजाला हो जाता, मैं प्रत्येक कटड़े के पीछे जाता, क्योंकि शेर चाहे नरभक्षी हो या न हो, एक क्षेत्र में जहां उन्हें परेशान नहीं किया जाता, उतनी ही तत्परता से दिन में शिकार मार लेते हैं जितनी तत्परता से वे रात को शिकार मारते हैं। तो जब मैं दूर दराज के गांव से खबर आने का इंतजार करते हुए अपने गले की तीमारदारी और विश्राम में लगा हुआ था, मेरे 6 गढ़वाली कटड़ों को खिलाने पिलाने में लगे हुए थे। चौथी शाम जब मैं सूर्यास्त के पश्चात पर्वतीय धार पर बंधे कटड़े को देखने के बाद वापस लौट रहा था और जैसे ही सड़क के ऊपर झुकाई चट्टान से 30 गज की दूरी पर सड़क के एक मोड़ पर घूमा, तो कार्त का नौला में आने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी खतरे में हूँ और वह खतरा जो मुझे डरा रहा है मेरे सामने की चट्टान पर है। 5 मिनट तक बिल्कुल निश्चेष्ट बना अपनी आंखें चट्टान के ऊपरी किनारों पर जमाए मैं खड़ा रहा और इधर उधर होती हलचल देखता रहा। थोड़ी दूरी पर अक्षी कोटर की मामूली झपक तक आंखों की पकड़ में आ जाती, परंतु इतनी छोटी सी हरकत भी नहीं हुई। तब मैं 10 कदम आगे बढ़कर फिर खड़ा हो गया और कई मिनट तक ध्यान से देखता रहा। यह तथ्य कि कोई हरकत नहीं दिखाई पड़ी मुझे किसी प्रकार निश्चिंत नहीं कर पाया। नरभक्षी चट्टान के ऊपर था, इसका मुझे पक्का यकीन था। प्रश्न यह था कि उसका मैं क्या करने वाला हूं। पहाड़ी यह मैं आपको बता ही चुका हूं, बहुत अधिक ढलवा थी और बड़ी बड़ी चट्टानें उसमें से बाहर की तरफ निकली हुई थी और उस पर लंबी लंबी घास, वृक्ष और क्षुद्र जंगल हुए हुए थे। जाना तो खराब था ही। यदि ऐसा दिन के पूर्वोत्तर भाग में करना पड़ता तो मैं पीछे लौटकर चक्कर लगाते हुए शेर के ऊपर की तरफ पहुंच जाता और उस पर गोली चलाने का अवसर निकालने का प्रयास करता, परंतु दिन का उजाला रहने का आधा घंटा ही बचा रह गया था और मील का काफी ज्यादा हिस्सा अभी चलना बाकी था। इसलिए सड़क छोड़कर कहीं और जाना निरा पागलपन था। इसलिए सुरक्षा ग्रह को हटाकर राइफल कंधे पर रख मैंने उस चट्टान को पार करना शुरू कर दिया। सड़क लगभग 8 फुट चौड़ी थी और अधिक बाहरी तरफ रह मैंने केकड़े की तरह अपना बोझा पैरों पर डालने से पूर्व प्रत्येक कदम रख उसे अनुभव करते हुए बढ़ाना शुरू किया, जिससे मैं कहीं खाली जगह में ही कदम न रख दूं। मेरी प्रगति धीरे धीरे और कठिनाई से हो रही थी और जब मैं सड़क पर ऊपर लटक रही चट्टान के समतल भाग पर आ गया और उससे होकर आगे जाने लगा तो मेरी यह आशा बढ़ गई कि जब तक मैं सड़क के उस भाग तक नहीं पहुंच जाता जहां से चट्टान से ऊपर की भूमि का वह समतल टुकड़ा जिस पर वह लेटा हुआ है दिखाई नहीं देने लगता, शेर जहां वह है वही बना रहेगा। परंतु शेर जो मुझे असावधान पाकर पकड़ने में असमर्थ रहा था, कोई जोखिम नहीं उठा रहा था और जब मैं चट्टान से आगे निकला ही था तो मैंने अपने ऊपर की तरफ एक मंद कुड़कुड़ाटी गुर्राहट सुनी और उसके थोड़ी ही देर बाद
एक काकड़ मेरे दाएं बोलता हुआ भाग गया और तब दो मादा सांभर तिकोनी पहाड़ी की चोटी के पास बोलने लगे। शेर अपनी जान सही सलामती बचाकर निकल गया था, परंतु उसी कारण से मैं भी बच गया था तथा यह अफसोस करने का अवसर नहीं था। और पहाड़ की उस जगह पर जहां सांभर ने बताया था कि शेर है, मुझे यकीन था कि वह उस घंटी की आवाज़ जरूर सुनेगा जो मैंने उस कटड़े की गर्दन में बांध कर लटका दी थी, जो उस रुके हुए जलगर्त के निकट पर्वतीय धार पर बंधा हुआ था। जब मैं खेतों पर पहुंचा तो लोगों की एक टोली को वहां अपनी प्रतीक्षा करते पाया। उन्होंने काकड़ और सांभर को बोलते हुए सुना था और वे बहुत निराश थे कि मैं शेर को नहीं देख पाया था। पर जब मैंने उन्हें कहा कि कल मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है तो वे प्रसन्न हो गए।